हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डेप्रिसिएशन इज़। जैसा कि डेफिनेशन बुक में लिखा है, वो दिया है कि डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर और विथ इफ्लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। सो कोई भी फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीन है एंड फर्नीचर है, फाइन, मोटर कार है, व्हीकल्स है, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जो कि वेयर एंड टेयर के कारण, मतलब यूज़ करने के कारण, या तो अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर वो यूं ही रखे हुए हैं उसके कारण भी, और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, टेक्नोलॉजी के चेंज हो जाने के कारण पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हो जाती है उसके कारण भी, या किसी एक्सीडेंट के कारण अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता ही है, उस कमी को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हियर एसेट में फिक्स्ड एसेट्स है जो कि टेंजिबल एसेट्स है, जैसे मोटर कार, मशीन, बिल्डिंग, कई बार लैंड में भी होता है, लेकिन सारे फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसमें एप्रिसिएशन ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो वेयर एंड टेयर मतलब घिसावट, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी मोटर कार को या फर्नीचर को, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू कम होती है। या इफ्लक्स ऑफ टाइम, अगर आप उसे यूज़ नहीं भी कर रहे हैं और यूं ही अगर रखा हुआ है तो भी वो पुरानी हो जाती है और उसमें घिसावट माना जाता है। और टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण और या किसी एक्सीडेंट के कारण। सो ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन जो पिकल्स ने दिया है उसके हिसाब से है, डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन इन द क्वांटिटी, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। फाइन। सो डेप्रिसिएशन एक परमानेंट और कंटिन्यूस डिक्रीज इन वैल्यू है। परमानेंट इसलिए क्योंकि एक बार अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो फिर उसे किसी भी तरीके से वापस बढ़ाया नहीं जा सकता। और कंटिन्यूइंग मतलब हर साल धीरे धीरे वो वैल्यू डिक्रीज़ होती है। कई बार तो एक साथ भी हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट में कोई ट्रक या कोई मोटर कार पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया तो उसकी वैल्यू तो एकदम से ज़ीरो हो गई है, परंतु ऐसा कभी कभी ही होता है, किसी एक्सीडेंट से वो एसेट जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। लेकिन ज़्यादातर जो एसेट्स हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है। सो परमानेंट भी है और वो कंटिन्यूस भी है, ग्रेजुअल है ना। उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम होती है। क्वांटिटी कम हो रही है, जैसे कि आपने एक कोल माइंस को देखिए। कोल माइंस में जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स का कोल है उसको हम जैसे जैसे डिप्लीट करते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं, तो उसमें क्वांटिटी कम होती जाती। क्वांटिटी कम होती है तो उस कोल माइंस का वैल्यू भी कम होता जाता है। सो ये बात दोनों सही है, जैसे कि क्वांटिटी कम हो जाती है और क्वालिटी भी कम हो जाती है ना। एक मोटर कार जो जितनी उसकी जो क्वालिटी उसकी जिस समय आपने ख़रीदा है उस समय जो जैसी क्वालिटी है वैसी क्वालिटी आप 2 ईयर्स आफ्टर या 5 ईयर्स आफ्टर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो इस तरीके से ये डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट है, जो कि कंटिन्यूस है, परमानेंट है, ग्रेजुअल भी है। और एक डेफिनेशन हम देखते हैं बाय आर एन कार्टर। आर एन कार्टर का कहना है, डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। चाहे कारण जो भी हो, चाहे इस्तेमाल करने का कारण हो, चाहे आप उसे मतलब पैसेज ऑफ टाइम का कारण हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे चेंज इन टेक्नोलॉजी हो, या कोई अन्य रीज़न से भी अगर किसी भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। और डेप्रिसिएशन इज़ अ चार्ज। व्हेन वी से डेप्रिसिएशन इज़ अ चार्ज, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में एक एक्सपेंस के रूप में लिखा जाएगा, और इसे लिखने के बाद ही जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। सो इट इज़ अ चार्ज, इट विल बी प्लेस्ड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
एंड इट इज़ एन एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जा कर के कोई अमाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं कैश में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट कम होता है। सो क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट बहुत सारे एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट से हम काटते जाते हैं, और जो बचता है उस प्रॉफिट को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन ये डेप्रिसिएशन भी एक चार्ज है, लेकिन ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके लिए आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने बिल्डिंग पर 1 लाख रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगाया तो उससे आपका नेट प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन ये एक नॉन कैश आइटम है। आपको 1 लाख रुपीज़ किसी दूसरे पर्सन को या किसी थर्ड पर्सन को जाके पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको और भी कुछ सिमिलर वर्ड्स आपको समझना चाहिए, जैसे कि अमोर्टाइजेशन है और डिप्लीशन है। ये अकाउंटेंसी में अक्सर यूज़ होते हैं। इनका उद्देश्य तो एक ही है, मतलब सब एक तरीके के डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन हम अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेट्स के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन वर्ड कॉमनली फिक्स्ड एसेट्स के लिए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर, मोटर कार, सो एट्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो डेप्रिसिएशन है। ये भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट ही है, लेकिन अमोर्टाइजेशन जो है ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, एट्सेट्रा। सो दीज आर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये मतलब मटेरियल में ऐसा फिजिकली ऐसा दिखाई नहीं देता है, बट ये एक एसेट है जो कंपनी या कोई भी बिजनेस यूज़ करता है ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। सो अगर इनमें कमी आती है तो उसे हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, जो एक तरीके का डेप्रिसिएशन ही है। और डिप्लीशन वर्ड जो है वो वेस्टिंग एसेट्स पर यूज़ होता है। वेस्टिंग एसेट्स, नाउ वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि माइंस है, क्वेरीज है, फाइन, कोल माइंस है। सो इस तरीके से क्वेरीज है जैसे पत्थर निकालने का खदान, फाइन, माइंस है या कोई भी एक्सट्रैक्शन का कोई साइट है जहाँ से हम किसी तरीके का एलिमेंट्स या मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे उस माइंस में से वो मिनरल जो है वो कम होता जाएगा, तो उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। सो डिप्लीशन किस पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको डेप्रिसिएशन समझना पड़ेगा, है ना। अगर आपने उसमें से कम एक्सट्रैक्ट किया है तो कम डेप्रिसिएशन, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया है तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन। सो डिप्लीशन चार्ज इज़ अ मेजर ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ वेस्टिंग एसेट सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरी, माइंस एट्सेट्रा। सो एक्सट्रैक्शन रिड्यूसेस द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। सो आप अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा वेस्ट हो गया, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डिप्लीशन बोलते हैं। मतलब मकसद एक ही है, परंतु हम अलग अलग टाइप ऑफ एसेट्स के लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे आप जब गुडविल वगैरह को ट्रीट करेंगे तो आप देखिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ होगा। अगर आपने आगे पढ़ाई की वगैरह माइंस वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अक्सर डिप्लीशन वर्ड यूज़ होगा। और बाकी जो जनरल फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे मोटर कार, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, अदर मशीन है, मशीनरी है, सो ये सारी चीज़ों के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। वैसे तो डेप्रिसिएशन कई अलग मेथड से भी कैलकुलेट हो जाते हैं, जो कि अलग अलग एसेट्स और उसके यूज़ पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा मेथड या कौन सा फार्मूला से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। वो 10 मेथड भी हो सकते हैं, 20 मेथड भी हो सकते हैं।
है ना, क्योंकि कई बार हम किसी एसेट को बहुत रिगोरस यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग मेथड अपनाएंगे। और जहाँ आप नॉर्मली किसी एसेट को यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम अलग मेथड का इजाद कर सकते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन का कारण यूज़ ऑफ द एसेट है, इफ्लक्स ऑफ टाइम है, ऑब्सोलिसेंस है और एक्सीडेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट, a method for calculating depreciation can be adapted by a firm. फाइन। यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड है। लेट अस सी द टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसी मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी इसी ही मेथड को कहा जाता है। सो इसे चार अलग तरीके के नाम से बुलाया जा सकता है और इसे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि चार अलग अलग मेथड है। ये एक ही मेथड है, चाहे आप इसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोलिए या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलिए या फिक्स्ड परसेंटेज मेथड बोलिए, मेथड एक ही है। सो कई क्वेश्चंस में अलग अलग नाम से कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में जिक्र होगा। सो इससे हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा नया मेथड आ गया। सो it is one and the only one, means this is the method which is called by different names. दूसरा मेथड जो हमारे सिलेबस में है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड को डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सो बहुत सारे नाम यूज़ होते हैं, लेकिन आपको समझना है कि वो दो ही मेथड्स हैं और उनके अलग अलग नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मीन्स इट इज़ सेल्फ सजेस्टिंग ऑल्सो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड, ओरिजिनल, फिक्स्ड परसेंटेज, ये सारी चीज़ें एक ही बात को समझाती है। नाम से भी आप इसे समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। उसी तरीके से जो दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, सो दे आर ऑल सजेस्टिंग वन टाइप ऑफ थिंग। सो इट इज़ these are the different names for one method only. सो पहले हम फर्स्ट मेथड को समझते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज सेम। फाइन, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो सेम ही रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से कि एक मशीन है ₹10 लाख की। सो फर्स्ट ईयर हमने 10%, मान लीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%। सो एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन। फाइन, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता है पर एनम, 10% पर एनम लिखा रहता है। सो आपको 10 लाख का 10% हर साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मतलब 1 लाख रुपीज़ आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे तो मशीन की कीमत कम हो जाएगी। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो क्योंकि हमने साल भर यूज़ किया है इसलिए साल भर का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज़ आ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम क्वेश्चन में सजेस्टेड है। नाउ अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख रुपीज़ हो गई। ये फर्स्ट ईयर का था। अब सेकेंड ईयर के शुरू में हमारे पास वो मशीन कितने की है? 9 लाख की है। अब हम फिर से इसमें डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 10% लेस करेंगे। तो 10% तो कॉस्ट प्राइस का ही करेंगे। कॉस्ट प्राइस का 10% हमको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना, 10%, सो 10%, इट इज़ अगेन 1 लाख। अब कितना हो गया? 8 लाख रुपीज़ उस मशीन की कीमत हो गई, जो कि थर्ड ईयर के लिए है, थर्ड ईयर के शुरू में। इस तरीके से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो है वही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी है, और यही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी, थर्ड ईयर में भी हम 1 लाख रुपीज़ ही चार्ज करेंगे। इस तरीके से अब मशीन की कीमत और कम होकर के 7 लाख हो गई। और एक समय ऐसा आएगा जब वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी मशीन की, क्योंकि हम 10% हर साल चार्ज कर रहे हैं। सो एट द फिनिश ऑफ द 10th ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी रिड्यूस्ड टू 0।
फाइन। सो ये क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए, हमने साल भर का डेप्रिसिएशन, पहले साल तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साल के पहले दिन ही मशीन खरीदी गई हो। अगर 6 महीने बाद खरीदी गई है तो जितना 6 महीने का ही हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि 6 महीने बाद से ही हमने उस साल, उस फाइनेंशियल ईयर में मशीन को एक्वायर किया है। सो जब आप एक्वायर करें तब से आप डेप्रिसिएशन लगाइए। तो फर्स्ट ईयर में जिस साल मशीन खरीदी जाती है या एसेट खरीदा जाता है, उस साल जिस महीने में या जिस तारीख को मशीन खरीदी गई है या एसेट खरीदा गया है, उस दिन से हम डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करेंगे। उसी तरीके से जिस साल हम मशीन को बेचेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो साल के पहले दिन या आखिरी दिन बेचा जाए। अगर हम साल के बीच में किसी दिन बेचते हैं, तो जितने दिन तक वो एसेट हमारे साथ रहा है उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इसलिए आपको इस वर्ड को ध्यान देना ज़रूरी है, पर एनम। अगर मशीन साल भर इस्तेमाल हुई है तो आपको साल भर का डेप्रिसिएशन लगाना। अगर 3 महीने तो 3 महीने का। इस तरीके से हमें मतलब मंथ वाइज भी या डे वाइज भी कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ व्हाट स्ट्रेट लाइन मेथड इज़। ये तो तब हुआ जब परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं देता है, कोई और ही जानकारी दी हुई होती है जिससे हमको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। सो जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता, तो क्वेश्चन में हमें अलग ही जानकारी दी हुई होती है जिससे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। नाउ यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ एसेट तो समझते हैं कि जिस कीमत में उस एसेट को एक्वायर किया गया है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो मतलब स्क्रैप वैल्यू मतलब जब वो हमारे लिए काम का नहीं रहेगा तो हम उसे बेच सकते हैं। तो जिस कीमत में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिक जाएगा, उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। फाइन। जैसे कोई एक मोटर कार है, आपने समझा कि उस मोटर कार का एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है, तो क्या 10 ईयर्स के बाद वो गायब हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। वो कबाड़ के रूप में भी आपके पास रहेगा ही। आपके लिए इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ इस्तेमाल का हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे मैं 1 लाख रुपीज़ में या 50,000 रुपीज़ में या 2 लाख रुपीज़ में हम उसे बेच देंगे। तो ये एक अनुमानतः राशि होती है। स्क्रैप वैल्यू इज़ अ रफ estimate that it can be sold at the finish of the expected life. Fine. At the finish of the expected life, that asset can get us some money, है ना। वी कैन सेल इट इन द मार्केट। सेकेंड हैंड खरीदार भी बहुत सारे होते हैं, और कई बार लोहा या कबाड़ जो है वो भी बिक जाता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कम कर देते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ जो एसेट है वो कम हो जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। जब कभी भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, तो उसके यूज़ के हिसाब से हर बिजनेसमैन उसका लाइफ डिसाइड करता है कि हम इसे 4 ईयर्स यूज़ करेंगे, 5 ईयर्स यूज़ करेंगे, 10 ईयर्स यूज़ करेंगे। जैसे कि एक ट्रैवल एजेंसी है और उन्होंने एक नई कार खरीदी, तो वो शायद हो सकता है, क्योंकि वो रिगोरस यूज़ करने वाले हैं उस कार को, क्योंकि उनका बिजनेस ही ट्रैवलिंग का है। एज ए रिजल्ट दे कैन एक्सपेक्ट दैट द लाइफ ऑफ द मोटर कार विल बी 5 ईयर्स, है ना। लेकिन आप अगर उसी कार को, जैसे कि कार है, आपने एक कार खरीदा, ट्रैवल एजेंसी, सो एक्सपेक्टेड लाइफ वो कितना रख रहे हैं, 5 ईयर्स। लेकिन आप उसी कार को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ करते हैं उसको, घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो हो सकता है कि उस कार का आप 10 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्ट करें। सो आप उस मशीन को या उस एसेट को कितना रिगोरसली आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका लाइफ हर फर्म अलग अलग नंबर ऑफ़ ईयर्स डिसाइड करेगी। कोई 5 ईयर्स रख सकता है, कोई 6 ईयर्स रख सकता है, कोई 3 ईयर्स रख सकता है। सो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। कई बार वो 5 ईयर्स लिखेगा, कई बार 8 ईयर्स लिखेगा, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टेड टू द यूज़ ऑफ द एसेट। और कॉस्ट ऑफ एसेट जिस कीमत में हमने उसे एक्वायर किया है, स्क्रैप वैल्यू भी फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स वो किस कीमत में बिकेगा, नोबडी कैन एसेस दिस।
नोबडी कैन टेल इट फॉर सर्टेन, बट एक रफ असेसमेंट होता है कि हमने स्क्रैप वैल्यू कितना रखा है। सो मान लीजिए एक कार हमने 10 लाख रुपीज़ का ख़रीदा, सो कॉस्ट लिखेंगे 10 लाख रुपीज़। स्क्रैप वैल्यू लेटर से हमने एक्सपेक्ट किया है कि उसका हम एट द फिनिश ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ हम उसे 1 लाख रुपीज़ में बेच देंगे, मतलब 1 लाख रुपीज़ हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ, लेट अस से 10 ईयर्स, सो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। सो इस तरीके से इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 9 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10, so which is equal to 90,000 rupees per annum is the amount of depreciation. So इस तरीके से amount of depreciation हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 90,000 रुपीज़, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं हम इसे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए एवरी ईयर वी विल बी चार्जिंग रुपीज़ 90,000 एज डेप्रिसिएशन फॉर दिस एसेट। फाइन, सो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन, अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। व्हाट इज द अदर इंफॉर्मेशन? यू नो दिस, कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है। Now let us talk about rate of depreciation. So rate of depreciation, sometimes it is asked in the question that after you have calculated the amount of depreciation, what is the rate of depreciation? Fine. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमें बताना रहता है कि रेट क्या है, परसेंटेज वाइज वो कॉस्ट ऑफ मशीन का कितना परसेंटेज आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो रेट का भी फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन divided by total cost of asset multiplied by 100। इस फॉर्मूला को लगाने से हमें एक परसेंटेज मिल जाएगा और यही वो परसेंटेज है जो कॉस्ट ऑफ एसेट पर हम चार्ज करेंगे तो वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड हो जाएगा। सो इट विल ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड, means the answer should be always represented with a percentage because we have multiplied it with 100। 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए जो भी आंसर आएगा 8%, 10%, 12%, तो आपको परसेंटेज भी यहाँ शो करना है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर सिलेबस। नाउ अब हम सेकेंड मेथड का भी जिक्र कर लेते हैं जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, या ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सो क्या फ़र्क है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में? जैसे कि आपने एक कोई एसेट खरीदा 10 लाख रुपीज़ का, फाइन, और डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम, फाइन। 10% पर एनम आपने डिसाइड किया है कि एवरी ईयर यू विल बी चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट। सो फर्स्ट ईयर में हम कैसे करेंगे, 10 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। सो एज अ रिज़ल्ट नेक्स्ट पीरियड के लिए उसका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो गया, ₹9 लाख हो गया, है ना। फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 1 लाख। नाउ सेकेंड ईयर में आप 9 लाख रुपीज़ पर 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 90,000। सो इस तरीके से अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया 8,10,000। सो अब 8,10,000 उसका रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया। देखिए फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन अमाउंट में और सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन अमाउंट में रिडक्शन है। सो यही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि जो वैल्यू डिमिनिश हो गया है इस वैल्यू पर आपको सजेस्टेड परसेंटेज का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फाइन। हम स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, कॉस्ट पर हर साल जो है वो कॉस्ट पर हम डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, परंतु यहाँ रिड्यूस्ड वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पर हम 10% जो कि क्वेश्चन में सजेस्टेड रहता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि थर्ड ईयर में हम आ गए, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 8,10,000 का 10% हम चार्ज करेंगे जो कि 81,000 है। सो इस तरीके से फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास कितना बच जाएगा,
7,29,000 जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू है, और नेक्स्ट ईयर 72,900 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. सो इन दिस वे वी फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ रिड्यूसिंग. इसलिए और ये रिड्यूस्ड बैलेंस पर कैलकुलेट होता है. फर्स्ट ईयर ये ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट हुआ, सेकेंड ईयर ये फर्स्ट ईयर के बाद जो रिड्यूस्ड वैल्यू आया इस पर कैलकुलेट हुआ, देन अगेन फिर थर्ड ईयर में भी और रिड्यूस्ड वैल्यू पर कैलकुलेट हुआ. सो इसलिए इसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है. और इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर वो कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि अमाउंट जो है वो एसेट का बहुत कम हो जाता है. इसमें इस मेथड में कभी भी वैल्यू ऑफ एसेट ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता. जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में वो एक समय आता है कि वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हर साल हम इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन का चार्ज करते हैं. यहाँ पर ये कितना भी कम होता जाए, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है. पहले साल सबसे ज़्यादा रहता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और कम होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाता. सो ये दो मेथड ही हमारे सिलेबस में है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. और क्वेश्चन में सजेस्टेड रहता है कि आपको किस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है. और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखें तो ये हर बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है. स्ट्रेट लाइन मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है. सो जैसा कि आपने समझा, दो मेथड हमको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक फंडामेंटल बात और समझा देना चाहते हैं. जैसे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें था कंसिस्टेंसी अजम्पशन. कंसिस्टेंसी अजम्पशन में क्या था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर. तो हमको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करना रहता है, ताकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर कर सकें और उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें. वेरी फ्रीक्वेंट, हर साल हम अलग अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. सो एक ही मेथड से सालों साल हमको काम करना चाहिए, ताकि उसमें क्या बनी रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी बना रहे. सो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी अजम्पशन को भी समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंसी अजम्पशन. क्योंकि अगर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करते हैं तो आप देखिए हर बार अलग अलग मेथड से अलग अलग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी कम ज़्यादा हो सकता है. इस मेथड से अलग प्रॉफिट निकलेगा, दूसरे मेथड से अलग प्रॉफिट निकलेगा. तो इस तरीके से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, स्टेटमेंट जो है वो कंपैरेटिव नहीं रह जाता. सो कंसिस्टेंसी अजम्पशन जो कि अकाउंटेंसी सजेस्ट करता है, उसमें यह है कि वंस द मेथड इज़ अप्लाइड इट शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर. हर बार हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी मेथड चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. आप मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरी ऑफन नहीं करना है. हर साल ऐसा नहीं करना. 5-10 ईयर्स में, 20-30 ईयर्स में एक आध बार आपने मेथड चेंज कर दिया एक खास एसेट के लिए, तो वो किया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां हर समय बदलती रहती हैं. बिजनेस के लिए सर्कमस्टेंसेस वगैरह सब चेंज होता रहता है. उसके हिसाब से आपने वंस इन अ वाइल समझा कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें चेंज कर देना चाहिए, तो वो किया जा सकता है. बट हाँ, अगर हम इसे फ्रीक्वेंट बना देंगे तो फिर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारा वेरिएशन आ जाएगा, और ये इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी. सो दिस इज़ वेयर द कंसिस्टेंसी अजम्पशन के लिए हम हर बार एग्जाम्पल देते हैं. क्लास 11th में इसे समझाते हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हम इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन उस समय इस बात को इतनी गहराई से समझा पाना मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि अब हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं. तो मैंने समझा कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट द कंसिस्टेंसी अजम्पशन इज़. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, देन वी विल यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर दैट. फाइन. एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगले वीडियोज़ में हम इसे कैरी ऑन करेंगे. पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे, फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ेंगे, और भी डिटेल में पढ़ेंगे. जितना सजेस्टेड है सिलेबस में, एवरीथिंग वी विल डिस्कस.
Fine. Thank you so much for liking the videos, watching the video and subscribing the channel. Thank you so much for everything.